हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ब्रूटल केस है। एक बहुत ही अजीब सा केस है जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इस महिला ने जो कुछ किया वो किया क्यों। तो फिलहाल तो सीधे सुनाती हूँ मैं आपको ये स्टोरी, तब आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आखिर इस महिला ने ये जो कांड किया वो क्यों किया होगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी को उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी है जेनिफर रोजनबॉम की, जिसका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1988 के दिन। जेनिफर अपने पेरेंट्स के साथ हेनरी काउंटी जॉर्जिया में रहा करती थी। लेकिन इसकी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, यानी कि इसकी बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में। इसके बारे में जो कुछ खास बातें हमें पता है वो ये हैं कि इसके जो पेरेंट्स थे ये जेनिफर के प्रति और इसके सिबलिंग्स के प्रति बहुत ज्यादा अब्यूसिव थे। ये लोग जेनिफर और उसके सिबलिंग्स की बहुत ज्यादा पिटाई किया करते थे। अगर ये लोग थोड़ा सा भी घर का नियम तोड़ दें तो उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती थी। इसके अलावा इनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता था। इनको कई बार बहुत बहुत समय तक खाना नहीं दिया जाता था। इसके अलावा इनके पेरेंट्स ने इनके प्रति कभी भी अपना लव, कभी भी अपनी केयर शो नहीं की। इसके अलावा इनको कभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई भी पॉजिटिव अटेंशन भी नहीं मिली। इसके अलावा ये जो जेनिफर की फैमिली थी ये होमलेस थे, यानी कि इसके पेरेंट्स का अपना कोई घर नहीं था। और इस कारण से जेनिफर और उसकी फैमिली को कई बार सड़कों के किनारे रहना पड़ता था, कई बार एक टेंट लगाकर उसके अंदर रहना पड़ता था, और कई बार ये किसी अबंडेंट कार में रहा करते थे। इसका मतलब ये था कि इनकी जो बेसिक नीड्स थी, यानी कि टॉयलेट या फिर रनिंग वाटर, ऐसी बेसिक नीड्स भी इनकी पूरी नहीं हो पाती थी। हम देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। और ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक जेनिफर 9 इयर्स ओल्ड नहीं हो गई, यानी कि उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 9 साल होमलेस रहकर गुजारे। और उसके बाद 1997 में फाइनली सोशल सर्विसेज वाले वहां पर आए और उन्होंने इन सबको, यानी कि जेनिफर और उसके सिबलिंग्स सबको, उसके पेरेंट्स की कस्टडी से रिमूव किया और इन सभी को फॉस्टर केयर सिस्टम में भेज दिया गया। अब यहां से आगे जेनिफर फॉस्टर केयर सिस्टम में रही, और ये बात इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जेनिफर फॉस्टर केयर सिस्टम में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा था। इसी कारण से वो फॉस्टर केयर सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा एक फॉस्टर फैमिली से दूसरी फॉस्टर फैमिली में बाउंस करती रहती थी, और कहीं पर भी वो टिक कर रह नहीं पाई। उसने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा केओस देख लिया था, इतना ज्यादा स्ट्रेस देख लिया था, इतने ज्यादा ट्रॉमा से वो गुजर चुकी थी कि अब वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन चुकी थी। इसके साथ ही उसको बहुत सारी बिहेवियरियल प्रॉब्लम्स भी थी। वो हमेशा अपने फॉस्टर केयर पेरेंट्स को जवाब दिया करती थी, उनके साथ आर्ग्यू किया करती थी, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी थी दूसरे बच्चों के प्रति। ये जो फॉस्टर केयर होम्स होते थे इसमें कई बार दूसरे फॉस्टर बच्चे भी होते थे, या हो सकता था कि उस फैमिली के अपने बच्चे भी होते। उनके साथ ये बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसके साथ ही वो स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, और उसको स्कूल में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव बच्चे के रूप में जाना जाता था। ये एक इस तरह की बच्ची थी जिसे आप बता नहीं सकते कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहती थी। जिस दौरान जेनिफर अभी फॉस्टर केयर सिस्टम में ही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक दूसरी यंग लड़की से हुई। इसका नाम था टेसा डेनियल। टेसा जेनिफर से कुछ साल छोटी थी, और टेसा का चाइल्डहुड भी जेनिफर की तरह बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा था। टेसा के पेरेंट्स भी उसकी परवाह नहीं करते थे, उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे। इसी कारण से उसको फॉस्टर केयर सिस्टम में भेज दिया गया था। और एक समय ऐसा भी आया जबकि जेनिफर और टेसा ये दोनों एक ही फॉस्टर केयर होम में थे। ये दोनों उस घर में एक साथ कुछ महीनों तक रहे, लेकिन ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हो पाए। इनकी कोई दोस्ती नहीं हो पाई, और उसके बाद फाइनली ये लोग अलग अलग फॉस्टर केयर होम्स में भेज दिए गए। ये जो टेसा नाम की लड़की है इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में आगे चलकर ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाने वाली है। टेसा और जेनिफर की यहाँ पर कोई दोस्ती नहीं हुई, लेकिन कोई लड़ाई भी नहीं हुई। इनके संबंध आपस में ठीक ठाक थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जेनिफर कई सालों तक उसके बाद भी फॉस्टर केयर सिस्टम में रही, लेकिन अभी भी उसका व्यवहार बिल्कुल भी सुधरा नहीं था। जब वो 18 इयर्स ओल्ड हुई तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल देगी। अब वो फॉस्टर केयर सिस्टम से बाहर आ चुकी थी।
उसने डिसाइड किया कि वो मिलिट्री को ज्वाइन करेगी। उसने मिलिट्री को ज्वाइन किया और वहां पर करीब 2 इयर्स तक उसने अपनी सर्विसेज दी। उसने आर्मी में बहुत अच्छी तरीके से काम किया, बहुत मेहनत की और जो भी पैसा उसने वहां से कमाया, वो सारा पैसा उसने बचा लिया। जब वो 20 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी, तब उसने क्लेटन स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां पर उसकी ये सेविंग्स काम आई। अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ वो मिलिट्री में अपनी सर्विसेज भी दे रही थी। हम कह सकते हैं कि जेनिफर एक बहुत ही ज्यादा हाई अचीवर थी। उसका जो वर्किंग स्टाइल था बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था और इसी कारण से वो अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब एक साथ इतनी अच्छी तरीके से कर पा रही थी। बाद में मिलिट्री में ही जॉब करते करते उसने मिलिट्री पुलिस ऑफिसर की पोस्ट को सिक्योर कर लिया, यानी कि वो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर बन गई। और इसके साथ ही जेनिफर अब अपनी पहली इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में एंटर कर चुकी थी। यहाँ पर वो एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था जोसेफ रोजनबॉम। इन दोनों ने तुरंत ही एक दूसरे के साथ डेट करना शुरू कर दिया और जो जोसेफ नाम का ये व्यक्ति था वो भी एक मिलिट्री फैमिली से आता था। इसी कारण से इनका एक कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। जोसेफ की मदर मिलिट्री में ही सर्विस करती थी और कई बार इन लोगों की ड्यूटी एक साथ लगा करती थी और जोसेफ वहां पर अपनी माँ से मिलने के लिए आया करता था। इस कारण से इनकी जान पहचान बढ़ गई और धीरे धीरे डेट करने लगे। फिर एक दिन जेनिफर ने अपनी मिलिट्री की सर्विस भी छोड़ दी, लेकिन जोसेफ के साथ उसके रिश्ते अभी भी कायम थे। बाद में इन लोगों ने शादी कर ली, ये लोग सेटल डाउन हो गए और इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। फिर अचानक ही कुछ समय के बाद जेनिफर ने डिसाइड किया कि वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहती है, यानी कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहती है। उसने एक लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया और साथ ही उसने यंग रिपब्लिकन्स की पार्टी ज्वाइन कर ली। वो इनके लिए स्ट्रीट कैंपेनिंग करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी वक्ता थी। वो जो भी भाषण वगैरह दिया करती थी वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते थे। इसके साथ ही वो एक बहुत अच्छी मैनिपुलेटर थी, जो कि आगे चलकर आप इस केस में देखेंगे। वो लोगों को अपनी बातों में उलझा दिया करती थी, उनको घुमा दिया करती थी और लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगते थे। जेनिफर जब लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उसको अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब मिल गई और ये जॉब पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। इसको एक इंटर्नशिप मिल गई थी हेनरी काउंटीज डीए ऑफिस में। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसको मैरी इवांस बैटल नाम की एक महिला का असिस्टेंट बनना था और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थी, यानी कि ये थी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और साथ ही जुवेनाइल कोर्ट की जज भी थी। जुवेनाइल कोर्ट यानी कि जहां पर बच्चों से रिलेटेड केसेस आते हैं। मैरी इवांस बैटल नाम की ये महिला बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसके बहुत सारे कनेक्शंस थे और आगे चलकर मैरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में। जब जेनिफर यहाँ पर जॉब करने लगी तो उसने अपने कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए, उसने नेटवर्किंग करना शुरू कर दिया और उसने नाम बनाना, अपना खुद का नाम बनाना शुरू कर दिया। उसने दो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियंस के लिए काम करना शुरू कर दिया, कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी और उनसे इसके रिश्ते काफी अच्छे हो चुके थे। जेनिफर आगे चलकर अपने करियर में ये चाहती थी कि वो भी एक पॉलिटिशियन सीट खुद के लिए हासिल कर ले, यानी कि खुद ही एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन बन जाए। इसके बाद सीधे हम चलते हैं अर्ली 2015 की तरफ। जेनिफर अब अपने मिड 20s में थी, करीब 27 इयर्स ओल्ड रही होगी और उसका करियर काफी सक्सेसफुल होता चला जा रहा था। इसी समय जेनिफर और जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब वो बेबी प्लान करना चाहते थे। लेकिन जब इन्होंने डिसीजन लिया तब इन्हें पता चला कि इनके लिए राह इतनी ज्यादा आसान नहीं है। जेनिफर के हस्बैंड जोसेफ को सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम थी। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है किसी व्यक्ति के लंग्स में और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, इसमें मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसको फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि वो पिता बन जाता। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि जिसको भी ये बीमारी होती है वो इस बीमारी को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि ये एक जेनेटिक बीमारी थी। इस कारण से जेनिफर और जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं करेंगे, यानी कि उनके कोई भी बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग फॉस्टर पेरेंट्स बनेंगे। अब क्योंकि जेनिफर खुद भी एक फॉस्टर चाइल्ड रह चुकी थी, उसे पता था कि ये बच्चे किस कंडीशन से होकर गुजरते हैं, किन स्थितियों में ये लोग इन फॉस्टर केयर होम्स में आते हैं और शायद वो समाज को वही लौटाना चाहती थी जो उसको मिला था, यानी कि उसको अच्छे अच्छे फॉस्टर केयर होम्स मिले थे, उसकी वहां पर अच्छी परवरिश हुई थी
उसके पेरेंट्स ने तो उसको कोई स्टेबल घर भी नहीं दिया था, वो सड़कों पर रहती थी। लेकिन यहाँ आकर वो पढ़ी लिखी, मिलिट्री में गई और बाद में उसका इतना सक्सेसफुल करियर था। तो शायद इसी कारण उसने डिसाइड किया होगा कि वो भी फॉस्टर केयर सिस्टम का हिस्सा बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ना सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड थी, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक प्रॉब्लमेटिक एडल्ट भी थी, लेकिन इस बात को उसने पूरी तरह से छुपाया हुआ था। उसने एक तरह का एक मास्क पहना हुआ था, इस कारण से किसी को भी उसकी सच्चाई नहीं दिख रही थी। अब जेनिफर ने फॉस्टर पेरेंट बनने के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस भेजी, उसने सारे फॉर्म्स भरे और इसके लिए उसने अपना मेडन नेम यूज किया जो कि था जेनिफर हॉलकम। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इस नाम को यूज करने में कोई बुराई है। उसे सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था और उसे लग रहा था कि उसके साथ कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन जब उसने अपना मेडन नेम यूज किया तो तुरंत ही सिस्टम ने फ्लैग कर दिया कि ये खुद भी एक फॉस्टर चाइल्ड रह चुकी है। इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा अब्यूजिव थे, उनसे इसको रिमूव करके फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। ये सारी चीजें सिस्टम ने रिवील कर दी, ये सारी चीजें सामने आ गई और इस कारण इसकी फॉस्टर केयर बनने की एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी अब्यूसिव चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जिनके साथ बचपन में अब्यूज किया जाता है, बड़े होकर ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी अब्यूजिव बनेंगे। इसी कारण से इसकी एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि सारे केसेस एक जैसे नहीं होते हैं। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें परफेक्टली नॉर्मल चाइल्डहुड वाले बच्चे आगे चलकर बहुत ज्यादा अब्यूजिव बने और कुछ अब्यूज सहने वाले बच्चे आगे चलकर बहुत ही अच्छे नागरिक बने। फिलहाल जो भी हो, लेकिन जेनिफर की एप्लीकेशन डिनाई कर दी गई और ये जानकर जेनिफर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी, उसने सेकंड एप्लीकेशन डाली। उसने इस बार अपना मैरिड नेम यूज किया और ये नेम था जेनिफर रोजनबॉम। हालांकि अभी भी सिस्टम को फ्लैग करना चाहिए था, इनके पास सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं कि किस व्यक्ति ने कब शादी की है, उसका क्या नाम हो गया है। लेकिन सिस्टम ऐसा करने में फेल हो गया। अभी उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही हो रही थी कि उसने बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जल्दी मेरी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाए और साथ ही उसने अपने पॉलिटिक्स वाले कनेक्शंस को भी यूज किया सारे लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए और इसकी एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस करके इसको कोई ना कोई बच्चा दिलवाने के लिए। जब इन लोगों से बात किया करती थी फोन पर तो ये बहुत ज्यादा रूड होती थी। ये फोन पर आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देती थी और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से इसकी सेकंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अप्रैल 2015 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई और वो घटना ये थी कि उस दिन पहली बार जेनिफर रोजनबॉम को एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था लेला डेनियल, इसके बारे में पता चला। एक बार जब जेनिफर अपने कोर्ट रूम में काम कर रही थी जहां वो जॉब किया करती थी, तब उसको लेला के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले। उसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो उसे पता चला कि इसकी एक हियरिंग चल रही है और ये कस्टोडियल फॉस्टर केयर हियरिंग है। अब हालांकि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो गोपनीय थे, लेकिन उसने वो डॉक्यूमेंट्स पलटने शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ती रही उसको पता चला कि ये 2 इयर्स ओल्ड लड़की जिसका नाम है लेला डेनियल, उसका केस है। और ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होती चली गई, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि वो एक बच्चे को फॉस्टर करे। और जब उसने इस बच्ची की माँ का नाम पढ़ा तो वो काफी आश्चर्यचकित रह गई। लेला की माँ का नाम था टेसा डेनियल। और अगर आपको याद होगा तो टेसा डेनियल वही लड़की थी जो कुछ महीनों तक इसके साथ एक फॉस्टर केयर होम में रही थी, जिसके साथ ना तो जेनिफर की बहुत ज्यादा दोस्ती थी और ना ही कोई दुश्मनी थी। केवल इनकी थोड़ी बहुत जान पहचान हो पाई थी। जब उसने लेला के बारे में जाना तो इसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे अपने घर में रखने वाली हूँ, अपनी फॉस्टर केयर में इसको लेने वाली हूँ और उसके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। अब हम थोड़ा लेला के बारे में बात कर लेते हैं। जिस समय इसका ये केस चल रहा था उस समय वो 2 इयर्स ओल्ड थी। उसका जन्म हुआ था 18 जुलाई 2013 के दिन। लेला की एक बड़ी बहन भी थी जो कि उससे सिर्फ 2 साल बड़ी थी। उसका नाम था मिली और इस समय वो केवल 4 इयर्स ओल्ड थी। लेला के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही स्वीट लिटिल गर्ल थी। वो अपने आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा खुश रखती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही प्लेफुल बच्ची थी। वो अपने छोटे से टॉय किचन में खेलती रहती थी। उसको टीवी शोज देखना, कार्टून्स देखना काफी पसंद था। लेकिन लेला की जो माँ थी यानी कि टेसा डेनियल, वो अपनी जिंदगी में उस समय बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि टेसा भी डिफरेंट फॉस्टर केयर होम्स में रही थी। उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था
वो बहुत बुरे-बुरे रिलेशनशिप्स में भी रही थी और फाइनली उसको ड्रग्स की लत लग गई थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो खुद भी होमलेस हो गई थी केवल 16 इयर्स की एज में। वो बहुत जल्दी फॉस्टर केयर सिस्टम से बाहर निकल गई थी। अब क्योंकि जेनिफर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, इस कारण कहीं न कहीं उसके बच्चों की लाइफ भी खराब हो रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इस कारण सोशल सर्विसेज वालों ने अब इंटरफेयर किया और वो चाहते थे कि इसके बच्चे यानी कि टेसा के बच्चे फॉस्टर केयर सिस्टम में चले जाएं। टेसा कभी किसी के घर में रहती थी, कभी किसी के घर में रहती थी। उसका कोई भी स्टेबल होम नहीं था। कई बार वो अपने बच्चों को उन लोगों के पास छोड़कर चली जाती थी जिन्हें वो ठीक से जानती भी नहीं थी। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसी कारण से जब से लैला पैदा हुई थी, तब से सोशल सर्विसेज वाले उस पर नजर रखे हुए थे और उसको फॉस्टर केयर सिस्टम में भेजना चाह रहे थे। अब टेसा थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब टेसा अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना चाह रही थी। लेकिन उसी दौरान टेसा को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो ड्रग्स में डीलिंग कर रही थी। अब वो कस्टडी में थी, वो प्रेग्नेंट भी थी और इसके दोनों बच्चे अब सोशल सर्विस वालों के पास थे। इन लोगों ने टेसा के बच्चों को उसकी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया। वो एक बहुत ही स्वीट महिला थी और वो बच्चों की काफी केयर किया करती थी। वो चाहती थी कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करे, उनके लिए वो हमेशा बेस्ट चाहती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि पैगी एक रिटायरमेंट होम में रहा करती थी और वहां पर वो ज्यादा समय के लिए बच्चों को नहीं रख सकती थी, यानी कि उनको परमानेंट वहां पर नहीं रखा जा सकता था। अब पैगी के पास क्योंकि दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने बच्चों को फॉस्टर केयर सिस्टम में भेजने का फैसला कर लिया था। अब इन दोनों बच्चों की कस्टडी का केस चल रहा था। इन दोनों बच्चों के लिए एक नई फैमिली ढूंढी जानी थी और इसी कारण से पहले इन दोनों की एक्सटेंडेड फैमिली से संपर्क किया गया। यानी कि पहले इनके खास रिश्तेदारों को देखा गया कि क्या वो इन बच्चों को रख सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड भी रहे हों, लेकिन किसी को भी इन बच्चों को रखने के लिए सूटेबल नहीं पाया गया क्योंकि उनके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। अब इन दोनों की कस्टडी का केस वहां पर चल रहा था और इसी दौरान जेनिफर रोजनबॉम को वो फाइल मिली जिसमें उसने लैला के बारे में सबसे पहले जाना। अब उसने उस दिन डिसाइड तो कर ही लिया था कि वो लैला की फॉस्टर मदर बनेगी, इसीलिए वो इस केस पर अब पूरी तरह से लग चुकी थी। वो चाहती थी कि ना सिर्फ लैला बल्कि वो मिली को भी अपने घर में रखे और उसकी भी फॉस्टर केयर मदर बने। अब जेनिफर पूरी तरह से तैनात हो चुकी थी इन बच्चों को अपनाने के लिए। सबसे पहले उसने डीए ऑफिस के अपने कॉन्टेक्ट को यूज किया। वो चाहती थी कि अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और कहीं ना कहीं स्टेट पर दबाव बनवाए कि ये दोनों बच्चे उसको मिल जाएं। अब वो इस केस वर्कर से मिली जो कि इन दोनों बच्चों के केस पर काम कर रही थी। ये जो महिला थी उसका नाम था सिमैंथा वाइट और सिमैंथा वाइट नाम की ये महिला कई बार इस केस में आपके खून को खौला देगी। वो इस केस के दौरान कई जगह पर फेल हुई और किस तरह से उसने इस केस को इतना बड़ा हो जाने दिया, ये आप इस केस में आगे देखेंगे। अब जेनिफर को उस गोपनीय फाइल से इस महिला के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसने डायरेक्टली समंथा को फोन किया और उससे बात करने लगी। उसने कहा कि मैंने इन दोनों बच्चों के केस को देखा है। उसने ये नहीं बताया कि मैंने चुपचाप पढ़ा है, लेकिन वो बताने लगी कि मैं इस केस पर काम कर रही हूँ, मैं भी एक फॉस्टर मदर बनना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि ये बच्चे अवेलेबल हैं या नहीं। जैसे कि आप खाने का ऑर्डर करते हैं फोन पर, इसी तरीके से वो इन बच्चों के लिए ऑर्डर कर रही थी समंथा को। समंथा ने फोन पर कहा कि हाँ हाँ वो लोग अवेलेबल हैं और अभी तक उन्हें किसी ने भी अपनी फॉस्टर केयर में नहीं लिया है। जेनिफर ने कहा कि ये तो परफेक्ट सिचुएशन है, मैं इन बच्चों को अपना बनाने वाली हूँ, मैं अपने घर में इनको लेकर आने वाली हूँ, मैं ही इनकी फॉस्टर मदर बनूंगी। इधर जो उसकी सेकंड एप्लीकेशन थी वो भी डिनाई हो चुकी थी और किस तरह से वो दो एप्लीकेशन डिनाइल के बाद इन बच्चों की फॉस्टर केयर मदर बन सकती थी, ये तो वो ही जाने। लेकिन असली बात तो यह है कि उसने सिस्टम के एक लूप होल का फायदा उठाया। फॉस्टर केयर सिस्टम में एक टर्म होता है जिसे कहते हैं फिक्टिव किनशिप। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे को उसके ब्लड रिलेटिव के पास नहीं भेजा जा सकता है कुछ कारणों से, तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो कि उस परिवार का दोस्त रहा हो, बहुत अच्छी उससे जान पहचान रही हो सकता है कि उनकी माँ की वो सहेली हो। इस तरह के लोगों को भी फॉस्टर केयर सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये इसलिए है ताकि बच्चों को बिल्कुल किसी अजनबी घर में ना जाना पड़े। अगर वो किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो उनके लिए चीजें ईजी रहेंगी। अगर कोई इस फिक्टिव किनशिप का हिस्सा बनता है तो वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास कर सकता है। जो बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, आप उनसे बच सकते हैं
और इस कारण से ये जो किनशिप थी, ये जेनिफर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। अब जेनिफर सोचने लगी कि मैं तो टेसा को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बचपन में हम एक साथ एक घर में रहे हैं, भले ही थोड़े समय के लिए एक साथ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हूँ और फ़ायदा उठाकर इन दोनों बच्चों को अपने घर पर ला सकती हूँ। हालाँकि ये जो फ़िक्टिव किनशिप है, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपकी किसी से जान-पहचान रही हो। मेन फ़ोकस तो इस बात पर है कि बच्चे आपको जानें, आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया हो, लेकिन इससे जेनिफर का कोई लेना-देना नहीं था। वो तो बस इस लूप होल का फ़ायदा उठाना चाहती थी। इन बच्चों की जो माँ थी यानी कि टेसा, उसको अरेस्ट तो कर लिया गया था लेकिन बाद में उसको बेल पर छोड़ भी दिया गया था। अब क्योंकि उसके दोनों बच्चे स्टेट के पास थे, यानी कि सोशल सर्विसेज वालों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ था, तो इसके पास विजिटेशन राइट्स थे। वो अपने बच्चों से मिल सकती थी, लेकिन उसको फुल कस्टडी अभी उनकी नहीं मिल सकती थी। अब जेनिफर ने टेसा को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा। इस मैसेज में उसने डायरेक्टली अपनी बात लिखी। उसने लिखा कि मैं तुम्हारे बच्चों को फॉस्टर करना चाहती हूँ। अब टेसा को बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा कि पता नहीं ये कौन अजीब सी महिला है, ये इस तरह की बात डायरेक्टली मुझे लिख रही है, आखिर ये है कौन। अब जेनिफर उसको बताने लगी कि मैं जेनिफर हूँ, शायद तुम्हें याद होगा कि हम फॉस्टर केयर में एक समय पर एक साथ रहे थे, तब हम दोनों ही बच्चे थे। इस तरह की बातें जब उसने की, तब टेसा को शुरुआत में तो बिल्कुल भी याद नहीं आया कि जेनिफर कौन है, लेकिन फाइनली अब उसको याद आ चुका था धीरे-धीरे कि वो इसके साथ कुछ महीनों के लिए एक फॉस्टर केयर होम में रह चुकी है। अब जेनिफर उससे कहने लगी कि हम कितने क्लोज हुआ करते थे, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते थे, हमने कितना एन्जॉय किया था। ये सारी बातें पूरी तरह से झूठ थी, लेकिन टेसा ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम साथ में रहते थे, थोड़ी बहुत बात करते थे, तो ठीक है, ये मेरी काइंड ऑफ फ्रेंड ही है। अब टेसा ने जाकर इसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा और तब उसने पाया कि जो जेनिफर है, काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसका काफ़ी सक्सेसफुल करियर है और जेनिफर की फ़ोटोज़ उसने काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के साथ भी देखी। उसने मिलिट्री की फ़ोटोज़ देखी, उसने कोर्ट रूम की फ़ोटोज़ देखी और साथ ही इसने इसकी गैदरिंग्स, इसकी पार्टीज़ की पिक्चर्स देखी, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट लोगों के साथ खड़ी हुई थी। अब ये सब देखकर टेसा काफ़ी इम्प्रेस हुई। ऐसा लग रहा था कि जो जेनिफर है, वो एक इनक्रेडिबल पर्सन है, एक ऐसी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, काफ़ी सक्सेसफुल तो है ही, लेकिन साथ में एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। टेसा को लगने लगा कि शायद इसके घर में रहने से मेरे बच्चों की ज़िंदगी सँवर जाए। हो सकता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ। उसे ये भी लगा कि बिल्कुल किसी अजनबी घर में अपने बच्चों को भेजने से अच्छा है कि कम से कम मैं जेनिफर को थोड़ा बहुत जानती हूँ और अब मैं ये भी देख चुकी हूँ कि वो कितनी सक्सेसफुल है, तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा निश्चिंत रहूँगी। उसने जेनिफर को मैसेज लिखा, उसमें लिखा कि ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग रहेगा कि अगर मेरी बच्चियाँ तुम्हारे पास रहें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्चियाँ तुम्हारे घर में बहुत अच्छे से, बहुत कम्फ़र्टेबली रहेंगी। तुम एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग हो। उसने कहा कि ये सब कुछ एक चमत्कार जैसा है कि इतनी अच्छी व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आई और तुमसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो गई हूँ। उसने ये भी लिखा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों की कस्टडी वापस लूँ, लेकिन तब तक तुम मेरे बच्चों की अच्छी तरीके से केयर करोगी, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। टेसा को ऐसा लगने लगा था कि फाइनली अब उसकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबिलिटी आने लगी है, उसके बच्चे एक स्टेबल ज़िंदगी जी पाएँगे और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों को अपने पास वापस ले लूँ। यही फॉस्टर केयर सिस्टम का नियम भी होता है, कुछ समय के लिए बच्चे इन फैमिलीज़ में रहते हैं, उसके बाद वापस अपनी माँ के पास भी जा सकते हैं या किसी दूसरे फॉस्टर केयर सिस्टम में भी जा सकते हैं। इसमें बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता है, बल्कि जो फॉस्टर केयर फैमिली होती है, जो अपने आप को इस फैमिली के रूप में रजिस्टर कराती है, उसके पास डिफरेंट बच्चे आते रहते हैं। ये बच्चे कुछ समय के लिए इस फैमिली में रहते हैं और उसके बाद कई बार दूसरी फैमिलीज़ में चले जाते हैं, कई बार अपने माँ-बाप के पास वापस चले जाते हैं। अब टेसा ने अपनी केस वर्कर यानी कि समंथा व्हाइट को फ़ोन किया। उससे कहा कि मेरी ये टॉप प्रायोरिटी है कि जेनिफर नाम की जो महिला है, जो कि मेरी फ्रेंड रही है, उसको मेरे बच्चों की फिलहाल कस्टडी मिल जाए, उसके फॉस्टर केयर में मेरे बच्चे चले जाएँ और ये तुम फिक्टिव किनशिप के आधार पर डालो। टेसा ने उसको बताया कि जेनिफर मेरी एक पुरानी दोस्त है और हम एक-दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और इस कारण से मेरे बच्चों को वहाँ पर रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसने ये भी कहा कि मैं जेनिफर पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये सारी बातें झूठ थी। ना तो ये जेनिफर को अच्छी तरीके से जानती थी, ना इसे पता था कि फिलहाल जेनिफर की ज़िंदगी पे क्या चल रहा है, ना ही ये पुराने दोस्त रहे थे। लेकिन क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों के लिए ये सही है,
इस कारण से ये पूरी तरह से चाहती थी कि सैमंथा ही इसके बच्चों को रखे। अब जेनिफर ने धीरे-धीरे सारे के सारे सिस्टम को मैनिपुलेट कर लिया था। वो पूरी तरह से इस केस में लग चुकी थी और फाइनली इसको ये दोनों बच्चे अपनी केयर में मिल चुके थे। मिली और लेला, ये दोनों ही इसके फॉस्टर केयर में आ चुके थे और अब फिलहाल ये दोनों यानी कि जेनिफर और जोसेफ इन बच्चों की केयर करने वाले थे। लेकिन इनको पूरी की पूरी कस्टडी इस समय इन बच्चों की नहीं मिली थी, क्योंकि ये पहली बार फॉस्टर पेरेंट्स मिले थे और इनको एडजस्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट पीरियड दिया गया। फिलहाल मिली और लेला जिस घर में रह रहे थे वो एक एक्सपीरियंस्ड फॉस्टर केयरर का था, एक ऐसी महिला का जो काफी समय से फॉस्टर केयर करती आ रही थी। इस महिला का नाम था पैट्रिशिया। अब पैट्रिशिया और इन दोनों को एक तरह से जॉइंट कस्टडी दे दी गई थी, यानी कि फॉस्टर केयर के लिए कस्टडी। अब ये जो पैट्रिशिया थी, अब फिलहाल इसका ये काम था कि ये बच्चे इस नए घर में एडजस्ट हो जाएं। इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए इन दोनों ही बच्चों को कभी पैट्रिशिया के घर में रहना था और कभी जेनिफर के घर में रहना था। तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ वे हाउस सिचुएशन चल रही थी। पैट्रिशिया इन दोनों बच्चियों का बिहेवियर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, सब कुछ वो ध्यान से देख रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये बच्चे इस ट्रांजिशन से खुश हैं या नहीं है। पैट्रिशिया ने ऑब्जर्व किया कि जो मिली है, यानी कि जो बड़ी बहन है, जो कि उस समय 4 इयर्स ओल्ड थी, वो बहुत ही ग्रोन अप वे में एक्ट कर रही है। वो अपनी एज के मुकाबले में काफी मैच्योर एक्ट कर रही है, जो कि एक 4 इयर्स ओल्ड के लिए काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन ये भी हो सकता था कि उसके सर्कमस्टेंसेस के कारण, उसकी अपब्रिंगिंग के कारण वो शायद इस तरह का बिहेवियर कर रही थी, क्योंकि अपनी 4 इयर्स की जिंदगी में ही उसने काफी कुछ देख लिया था। साथ ही उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि मिली अपनी छोटी बहन के प्रति यानी कि लेला के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। वो अपनी बहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी और शायद ये भी इसी कारण था कि वो जिस केओस से गुजर कर आए थे, जिस तरह के घर से निकल कर आए थे, जिस तरह से वो अलग-अलग घरों में अभी तक रहते रहे थे, इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा मैच्योर बना दिया था और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बना दिया था। इन सारी चीजों के अलावा वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की थी। उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके कारण पैट्रिशिया को उसके प्रति कुछ भी कंसर्न होता। इधर दूसरी तरफ जो लेला थी, यानी कि जो 2 इयर्स ओल्ड थी, वो काफी अपने डेवलपमेंट के हिसाब से पीछे लगती थी। वो एक 2 इयर्स ओल्ड थी लेकिन अभी तक वो बात नहीं करती थी, यानी कि नॉन वर्बल थी। वो बात कर सकती थी, ऐसा नहीं था कि वो गूंगी थी, लेकिन फिलहाल उसने बात करना शुरू नहीं किया था। इसके साथ ही उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज भी थे। उसको गुस्सा जल्दी आ जाता था। वो कई बार अपनी बहन से झगड़ा करने लगती थी। इसके अलावा वो कई बार जमीन पर गिर जाती थी और टैंट्रम्स थ्रो करती थी। कई बार अगर कोई भी उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो वो उनको काट लिया करती थी, कई बार स्क्रैच कर दिया करती थी। डिफरेंट सिचुएशन से डील करने का ये उसका अपना तरीका था। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस एज में टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, लेकिन इसके जो टैंट्रम्स थे वो काफी सीवियर थे और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे। साथ ही उसने ये भी देखा था कि लायला बहुत ज्यादा टिमिड थी, बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी और बहुत जल्दी किसी भी चीज से घबरा जाया करती थी। यहाँ तक कि अगर लाउड नॉइसेस भी आए या बहुत ज्यादा मूवमेंट हो उसके आसपास तो वो घबरा जाती थी। धीरे धीरे इन बच्चों को जेनिफर के घर में रात में रुकने की भी परमिशन दे दी गई। अभी तक तो जेनिफर के घर में ये बच्चे रात को नहीं रुकते थे, ये पैट्रिशिया के घर में ही वापस आ जाया करते थे। लेकिन इनका जेनिफर के घर में रुकना भी जरूरी था ताकि इस घर की उनको आदत पड़ सकती। लेकिन सारी चीजें बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रही थी पैट्रिशिया को। जब ये बच्चे जेनिफर के घर से लौटकर वापस आते थे तो वो समझ जाया करती थी कि सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब ये ओवरनाइट स्टे करके बहनें इसके घर में वापस आती थी तो पैट्रिशिया ने नोटिस करना शुरू किया कि लाइला की बॉडी पे बहुत ज्यादा ब्रूजेस रहते थे और ये कोई आम नील के निशान नहीं थे, कोई आम ब्रूजेस नहीं थे जो कि बच्चों के शरीर पर आ जाते थे, बल्कि ये कुछ ना कुछ सीवियर था। इसने इन ब्रूजेस के बारे में सोशल सर्विसेज को रिपोर्ट किया और जो समेंथा वाइट थी, यानी कि जो इस केस की वर्कर थी, उसको ये सारी चीजें बताई गई। अभी तक पैट्रिशिया को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई ना कोई अब्यूज इन बच्चों के साथ चल रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि इन बच्चों को शायद जेनिफर के घर में नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इस कारण से वो अपने आप को चोट पहुंचा ले रहे हैं। अब इसके आगे इस केस में क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में बताऊंगी और ये लास्ट पार्ट मैं संडे को ही पोस्ट कर दूंगी। तो प्लीज तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।